हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 सॉल्यूशन में राउल्स लॉ। राउल्स लॉ को जानने से पहले हम दो तीन छोटे टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहला जो हमारा टर्म है वो है वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होगा। तो अगर हम सिंपल समझें तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इजीली लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है उसको वोलाटाइल सब्सटेंस कहेंगे, और जिसके अंदर लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ना हो या कम हो उसको हम नॉन वोलाटाइल कहेंगे। कोई भी सब्सटेंस वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल कब होगा? तो अगर किसी भी लिक्विड या फिर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच लगने वाला इंटर पार्टिकल फोर्स अगर कम होगा तो उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स इजीली वेपर के फॉर्म में एस्केप करेंगे। जब ऐसा शो होगा, ऐसी प्रॉपर्टी शो होगी किसी लिक्विड या सॉल्यूशन के द्वारा, तो हम कहेंगे कि वो दिया गया सब्सटेंस हमारा वोलाटाइल है। यहीं पर अगर उस पार्टिकल्स, उस लिक्विड या उस सॉल्यूशन के पार्टिकल के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाए तो फिर एस्केप करने की जो उनकी टेंडेंसी होगी वो कम हो जाएगी। तो जब एस्केप करने की टेंडेंसी कम होगी तो हम उसे कहेंगे कि वो एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम किसी कंटेनर के अंदर इक्वल अमाउंट में अल्कोहल और वाटर रखें तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर के मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में कम होगा, इसलिए अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स एस्केप करने की टेंडेंसी शो करेंगे। तो जब एस्केप करेंगे तो हम कहेंगे कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स या अल्कोहल हमारा एक वोलाटाइल सब्सटेंस है, जबकि वाटर एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है। यहां ध्यान देने वाली बात एक है कि कोई भी सब्सटेंस 100% नॉन वोलाटाइल नहीं होता। कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉल्यूशन सब्सटेंस 100% नॉन वोलाटाइल नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि किसी दूसरे के कंपैरिजन में उसकी वोलाटिलिटी अधिक हो। यानी हम वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल को जब कंपेयर करते हैं तो जिसकी वोलाटिलिटी कम होती है उसको हम जनरली नॉन वोलाटाइल मान लेते हैं, और जिसकी वोलाटिलिटी अधिक होगी उसको हम वोलाटाइल कहेंगे। अगर हम पहले एग्जांपल में अल्कोहल और वाटर वाले एग्जांपल में ध्यान दें तो हमारा अल्कोहल वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा वोलाटाइल था, इसलिए हमने वाटर को नॉन वोलाटाइल मान लिया। लेकिन कोई सब्सटेंस ऐसा भी हो सकता है, कोई लिक्विड ऐसा भी हो सकता है, कोई लिक्विड सॉल्यूशन ऐसा भी हो सकता है जो वाटर के कंपैरिजन में लेस वोलाटाइल हो। तो उस सिचुएशन में वाटर हमारा वोलाटाइल सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा, जबकि वो दिया गया पर्टिकुलर लिक्विड या पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा। यानी ओवरऑल अगर देखें तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इजीली लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी शो करता है उसको वोलाटाइल कहेंगे, और जिसमें ये टेंडेंसी ना हो, दैट मींस कि वो इजीली लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट ना होता हो, उसको हम नॉन वोलाटाइल कहेंगे। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है हमारा वेपर प्रेशर। मैंने पहले ही कहा कि हम राउल्ट लॉ को जानने से पहले दो टर्म्स हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा टर्म हो गया था वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, दूसरा है हमारा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का मतलब है वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर। यानी अगर कोई लिक्विड या फिर अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशन लेते हैं तो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस सब्सटेंस के वेपर के द्वारा एग्जर्ट किया गया प्रेशर हमारा वेपर प्रेशर कहलाएगा। फिर से, किसी दिए गए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी लिक्विड या फिर लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर्स के द्वारा एग्जर्ट किया गया प्रेशर वेपर प्रेशर होगा। यानी द प्रेशर
exerted by vapors of a liquid or a liquid solution at a particular temperature in equilibrium is called vapor pressure. वेपर प्रेशर को अगर आप मेजर करने की कोशिश करें तो आप इसे मैनोमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। वेपर प्रेशर ही वो इंपॉर्टेंट टर्म है जो आगे चल करके हमारे राउल्ट लॉ को एक्सप्लेन करेगा। तो दो टर्म हो गए हमारे, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल और वेपर प्रेशर। वोलाटाइल मींस ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई लिक्विड, ऐसा कोई लिक्विड सोल्यूशन जो इजीली लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी शो करे, वो हमारा वोलाटाइल है। जिसमें ये टेंडेंसी ना हो, यानी जो इजीली लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट ना होता हो, उसको नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है। दूसरी तरफ वेपर प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी लिक्विड या लिक्विड सोल्यूशन के द्वारा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक्सर्ट किया गया प्रेशर हमारा वेपर प्रेशर कहलाएगा। इसको मेजर करने के लिए मैनोमीटर का यूज करेंगे। अब इन दोनों टर्म्स का यूज करके हम राउल्ट लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। आइए देखते हैं राउल्ट लॉ क्या है। अगर आप किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करके कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो आपको यहां जिन बातों पर ध्यान रखना है वो ये कि दिया गया सॉल्वेंट वोलाटाइल नेचर का होना चाहिए, हमारा सॉल्यूट वोलाटाइल नेचर का होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन के पास अपने खुद का कुछ वेपर होगा और उसी वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो आइए समझते हैं फिर से एक बार। अगर हम किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर कोई वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उस सॉल्यूशन के वेपर्स के द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर हमारा वेपर प्रेशर कहलाएगा। फिर से, अगर किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर कोई वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उस सॉल्यूशन के वेपर्स के द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाएगा। अब अगर राउल्ट लॉ को हम यहां एंटर करते हैं तो राउल्ट लॉ कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी सब्सटेंस का पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सॉल्यूशन में मौजूद उस सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन के। फिर से समझिए, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution। यानी फिर से एक बार, अगर हम किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर कोई वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे दोनों कंपोनेंट होंगे यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट, उन दोनों कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के। यानी हमारा ए अगर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करे, बी सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करे, तो हम लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। सेम लाइक दैट हम कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट in the solution is directly proportional to the mole fraction of that solute in the solution। यानी according to राउल्ट लॉ किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन के। यानी द वेपर प्रेशर ऑफ any component present in the solution is directly proportional to the mole fraction of that component present in the solution।
तो अगर हम सॉल्वेंट के लिए इसको एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और साथ ही साथ अगर हम सॉल्यूट के लिए कहते हैं तो कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। इन दोनों ही इक्वेशंस को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं कि PA यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA, और साथ ही साथ हम लिख सकते हैं PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। अब अगर आप यहां देखें तो दो नए टर्म्स यूज किए गए हैं, पहला P नॉट A यूज किया गया है और दूसरा P नॉट B यूज किया गया है। यहां P नॉट A का मतलब हो गया कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, यानी जब सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं किया गया था तब उस समय जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का वेपर प्रेशर था, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, उसको हम P नॉट A से इंडिकेट करेंगे, और जब सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं हुआ था यानी सॉल्यूट हमारा प्योर स्टेट में था और उस समय जो वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूट के पार्टिकल्स का, सॉल्यूट का, वो हमारा P नॉट B होगा। यानी PA सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जबकि P नॉट A सॉल्यूशन बनने से पहले प्योर स्टेट के सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। उसी तरीके से PB सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर, जबकि P नॉट B जो है वो प्योर स्टेट में सॉल्यूट का सॉल्यूशन बनने से पहले का वेपर प्रेशर है। तो हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA एंड PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। क्लियर है? अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को लिखें कि इनमें यूज किए गए टर्म्स क्या क्या हैं, तो हम लिख सकते हैं कि PA एंड PB ये क्या है हमारा, तो ये हमारा वेपर प्रेशर है किसका किसका, तो सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का, वो भी किसमें, तो वो भी सॉल्यूशन के अंदर। यानी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वेपर प्रेशर को PA और PB से इंडिकेट करेंगे, जबकि P नॉट A और P नॉट B जो होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा एंड सॉल्यूट होगा रिस्पेक्टिवली। तो फिर से एक बार, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, द vapor pressure of any component present in the solution is directly proportional to the mole fraction of that component present in the solution। सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास दो रिलेशंस आते हैं, PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू X है एंड PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XB, जहां A सॉल्वेंट को और B सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। यहां यूज किया गया P नॉट A प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जबकि P नॉट B प्योर स्टेट में सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है। यहां यूज किया गया PA सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जबकि PB सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर। यहां यूज किया गया XA और XB क्रमशः सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस है। अगर हम इन कंपोनेंट्स के अलावा पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना हो तब, तो उसके लिए हम सहारा लेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। आइए देखते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है और उसका एप्लीकेशन राउल्ट लॉ के साथ क्या है। हमारे पास दो इक्वेशंस सामने आ चुके हैं। पहला इक्वेशन है हमारा PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, एंड PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XB, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब यहां डाल्टन्स लॉ को अप्लाई कर दीजिए। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, तो डाल्टन्स ने पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड एक लॉ दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी कंटेनर के अंदर अगर 2 या 2 से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को रखा जाता है
फिर से, अगर किसी कंटेनर के अंदर दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग गैसेस को रखा जाता है तो उस कंटेनर की वॉल के ऊपर लगने वाला टोटल प्रेशर उन सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर के टोटल सम के इक्वल होता है। फिर से एक बार, अगर कोई कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर के अंदर तीन गैसेस रखी गई हैं, ए, बी और सी। तीनों गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है वो सपोज पी ए, पी बी और पी सी से इंडिकेट किया गया है। तो अब इस कंटेनर की वॉल के ऊपर लगने वाला जो टोटल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर होगा हमारा P टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। यानी फिर से समझेंगे, दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग गैसेस को अगर किसी कंटेनर के अंदर इंक्लोज करके रखा जाए तो उस कंटेनर की वॉल के ऊपर लगने वाला टोटल प्रेशर उन तीनों गैसेस के या उन सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर के टोटल सम के इक्वल होता है। इस हिसाब से अगर हम बात सॉल्यूशन की करें तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना हो तो जाहिर सी बात है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्यूशन का प्रेशर लिखते हैं तो उसे हम इंडिकेट करेंगे P ऑफ द सॉल्यूशन से। ये P ऑफ द सॉल्यूशन P टोटल भी कहलाएगा और ये जो P टोटल है वो इक्वल होगा डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग किसके, तो Pa प्लस Pb के इक्वल होगा। अब अगर हम Pa और Pb की वैल्यू क्रमशः इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको कि P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि P एक्स ए प्लस एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शंस का जो टोटल सम होता है वो यूनिटी होती है, यानी एक के इक्वल होता है। यानी आप लिख सकते हैं P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी, यानी एक्स ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी। सिंप्लीफाई अगर कर देते हैं इसको हम तो लिखेंगे P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस P नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी। अब यहां से अगर हम एक्स बी को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा P टोटल इज इक्वल टू बचेगा हमारा P नॉट ए माइनस एक्स बी को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारा P नॉट ए माइनस P नॉट बी। या फिर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए प्लस एक्स बी, माइनस कॉमन ले लेते हैं हम अंदर से तो हो जाएगा हमारा प्लस एक्स बी इंटू P नॉट बी माइनस P नॉट ए। यानी हमारा जो राउल्ट लॉ का एक्सप्रेशन है वो हो गया पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, यानी P टोटल इज इक्वल टू प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्लस XB यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई प्योर स्टेट में सॉल्यूट का वेपर प्रेशर माइनस प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर थर्ड इंडिकेट कर दें, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर थर्ड मान लें हम, और इस इक्वेशन में एक्स ए की जगह पे 1 माइनस एक्स बी रखने की बजाय एक्स बी में हम वैल्यू चेंज करके रखते हैं तो क्या इक्वेशन बनेगा, तो बन जाएगा हमारा P टोटल, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, हो जाएगा हमारा P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें आप तो P टोटल इज इक्वल टू, यहां से आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट बी इंटू एक्स ए। अब एक्स ए को अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारे पास
P टोटल इज इक्वल टू एक्स ए हमने कॉमन ले लिया, बच गया हमारे पास P नॉट ए माइनस P नॉट बी एंड प्लस बचेगा हमारे पास P नॉट बी। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं राउंड लॉ के। पहला जो इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, जो दूसरा एक्सप्रेशन है हमारा वो इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी फिर से अगर हम राउल्ट लॉ को देखें तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यह था हमारा राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ के बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ग्राफिकली इसको हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करें। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे राउल्ट्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम पहले सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का अलग अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसके बाद पूरे सॉल्यूशन का करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम सॉल्वेंट के ऊपर। अगर आप मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन के केस में फॉर्मूला होता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी कंपोनेंट के लिए चाहे वो सॉल्यूट हो या फिर सॉल्वेंट हो, जो मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1 के इक्वल। किसी भी कंपोनेंट के लिए इस फॉर्मूले को देखने से यह पता चलता है कि किसी भी कंपोनेंट के लिए जो मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 1। अगर हम सॉल्वेंट के लिए ग्राफ ड्रॉ करें, आइए लेते हैं सॉल्वेंट के लिए ग्राफ। तो यह हो गया हमारा वाई एक्सिस, यह हो गया हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने रख लिया मोल फ्रैक्शन को और वाई एक्सिस के ऊपर हमने रख लिया वेपर प्रेशर को। जब हमारा एक्स ए यानी सॉल्वेंट की क्वांटिटी, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 था, इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर अभी सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हुआ था, और जब सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हुआ था तो उसका प्रेशर हमने इंडिकेट किया है P नॉट ए से, यानी प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P नॉट ए है। जैसे जैसे हम डिसॉल्व करते जाएंगे सॉल्यूट को, वैसे वैसे जो हमारे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है सॉल्वेंट के लिए वो डिक्रीज करेगी, और एक सिचुएशन ऐसी भी होगी जब हमारे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0 होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ कि किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप इस ओरिजिन से राइट साइड में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का डिक्रीज कर रहा है। तो जब मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का डिक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। तो जो ग्राफ बन के हमारे सामने आएगा वो इस तरीके का ग्राफ होगा। दूसरी तरफ अगर हम यही ग्राफ सॉल्यूट के लिए बनाते हैं तो इसमें भी हम y एक्सिस के ऊपर वेपर प्रेशर को रखेंगे और फिर x एक्सिस के ऊपर मोल फ्रैक्शन को रखेंगे। और आपने अभी पढ़ा कि किसी भी कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है। और साथ ही साथ आपने पढ़ा कि किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उसके वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। तो अगर हम प्योर स्टेट में जो सॉल्यूट है उसके वेपर प्रेशर को P नॉट बी मान लेते हैं, तो जैसे जैसे हम राइट साइड में ओरिजिन से जा रहे हैं वैसे वैसे XB की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर XB की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो हमारा प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। यह होगा हमारा ग्राफ किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। अब हमें करना यह है कि हम इन दोनों ग्राफ को एक साथ ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए तो हम मान लेते हैं कि यह हमारा सॉल्वेंट का ग्राफ है और इसी ग्राफ में हम
उल्टा करके, रिवर्स करके ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सॉल्यूट का ग्राफ है। हम यहां रखेंगे वेपर प्रेशर किसका? सॉल्वेंट का, और यहां रखेंगे हम वेपर प्रेशर सॉल्यूट का। तो अगर XA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू 1 थी, तब XA की जो वैल्यू थी 0 थी दूसरे साइड में, जबकि XB की वैल्यू अगर 0 रखी जाए तो दूसरे साइड में XB की वैल्यू 1 होगी। यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर XA की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो XB 0 होगा, वहीं दूसरी तरफ XA की वैल्यू अगर 0 है तो XB की वैल्यू 1 होगी। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है सॉल्वेंट के लिए। तो आपने ग्राफ ड्रॉ किया है जब सॉल्वेंट के लिए, तो आप पा रहे हैं कि रेगुलरली XA की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। देयरफॉर अगर हम इसे P0A इंडिकेट करते हैं तो ये हमारा ग्राफ होगा सॉल्वेंट के लिए, और इस सॉल्वेंट के लिए जो हम इक्वेशन लिखेंगे वो इक्वेशन होगा PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA। दूसरी तरफ अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो यहां सॉल्यूट मैक्सिमम है, यानी वेपर प्रेशर इसका मैक्सिमम होगा इस साइड में, और रेगुलरली इस डायरेक्शन में आने पर इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ये होगा। अगर इस ग्राफ को हम न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली इंडिकेट करें तो हम इसे लिख सकते हैं PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB। तो ये हो गया हमारा सॉल्वेंट का ग्राफ, और ये हो गया हमारा सॉल्यूट का ग्राफ। लेकिन अगर हमें सॉल्यूशन का ग्राफ लेना होगा तो हम इन दोनों को अटैच कर देंगे। ये जो वैल्यू आएगी वो P टोटल के इक्वल होगी, जिसकी वैल्यू PA प्लस PB के बराबर होगी। यानी ये हमारा सॉल्वेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, ये सॉल्यूट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, और जो थर्ड है हमारा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट को जब आपस में मिला करके, मिक्स करके हमने सॉल्यूशन बनाया है, तो ये हमारा सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था राउट लॉ के लिए। कुल मिलाकर के राउट लॉ इंडिकेट करता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो है राउट लॉ का वेपर फेज में कंपोजिशन। यानी अगर हम कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करें और उस सॉल्यूशन का जो वेपर फेज होगा, उस वेपर फेज का कंपोजिशन या फिर उस वेपर फेज में मौजूद सॉल्यूट या सॉल्वेंट के सब्सटेंसेस का हम वेपर प्रेशर फाइंड करने की कोशिश करें, तो फिर उस वेपर प्रेशर को इंडिकेट करने के लिए राउट ने एक्सप्रेस किया था कि वेपर फेज में किसी भी कंपोनेंट का जो कंपोजिशन होगा उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन होगा प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट is equal to the mole fraction of that component in vapor phase multiplied by the total pressure of the vapor phase। यानी अगर हम वेपर फेज में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लिखें तो फॉर्मूला होगा द मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent in the vapor phase multiplied by the total pressure। ठीक इसी तरीके से अगर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर निकालें वेपर फेज में तो फॉर्मूला होगा द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के वेपर फेज में जो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस वेपर फेज में मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के ऊपर। यानी किसी भी सॉल्यूशन के वेपर फेज में
मौजूद कंपोनेंट्स का कंपोजिशन या फिर उसका वेपर प्रेशर फाइंड करने के लिए हमारे पास रिलेशन है वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of that component in the vapor phase. तो फिर से जानते हैं हम तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में राउल्ट्स लॉ के लिए। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि राउल्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द गिवन सॉल्यूट इज कंप्लीटली मिसिबल इनटू द गिवन सॉल्वेंट। नंबर टू, राउल्ट लॉ इज एप्लीकेबल only when the given solute is volatile, whereas the solvent must be volatile in nature. Number third, if we want to calculate the vapor phase composition or the vapor pressure of components in vapor phase, then we have to apply the formula pressure of that component in the vapor phase directly proportional to the mole fraction of that component in vapor phase. लेकिन क्या हो अगर हम जिस सॉल्यूट को ले रहे हैं वो सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल नेचर का। आइए हम डिस्कस करते हैं अब अगला टॉपिक कि अगर हम जिस सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने पर जो हमारा सॉल्यूट है वो अगर नॉन वोलाटाइल होगा तो क्या होगा। तो अगर हम किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर तो पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो पूरी तरीके से डिपेंड करेगा हमारे सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के ऊपर। सॉल्वेंट की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। यानी अगर हम किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर जीरो होगा और पूरा जब सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कंप्लीटली डिपेंड करेगा हमारे सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के ऊपर। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमारा दिया गया सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल नेचर का हो और हमारा सॉल्वेंट अभी भी वोलाटाइल नेचर का हो तो इस सिचुएशन में जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो पूरी तरीके से सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन will be directly proportional to the mole fraction of solvent, या फिर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो फिर से एक बार, अगर हम किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर। यानी हम कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। यानी आप इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, यानी प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इज इक्वल टू एक्स ए। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 में से, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, या फिर आप लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी एस
अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, या फिर आप लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, क्योंकि आपको पता है कि एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है, जबकि एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है। यानी अगर आप मोल फ्रैक्शन की जगह पे मोल फ्रैक्शन के वैल्यूज को रख दें, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स रख दें, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। इस पूरे इक्वेशन में ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP। ये एक प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, जिसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसका डिस्कशन इसी चैप्टर में अगले सेक्शन में हम करेंगे। यानी अगर हम किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो जो हमारा इक्वेशन आता है वो आता है पी नॉट ए माइनस पी ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्यूट। तो आपने देखा कि जब हम किसी वोलाटाइल सॉल्यूट को किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तब क्या एक्सप्रेशन होगा राउल्ट लॉ के लिए, और फिर उसके बाद हमने देखा कि जब हम किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तब उसके लिए राउल्ट लॉ का एक्सप्रेशन क्या होगा। अब इन दोनों ही लॉज को पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ, और यहां हमने पढ़ा है राउल्ट लॉ। अगर दोनों लॉज को हम कंपेयर करते हैं तो आइए देखते हैं एक स्पेशल केस जहां हम राउल्ट लॉ को कंपेयर करेंगे हेनरीज लॉ के साथ। तो अगर हम राउल्ट लॉ को देखें तो राउल्ट लॉ एक्सप्रेस करता है कि पी आई इज इक्वल टू पी नॉट आई इंटू एक्स आई। इसी तरीके से अगर हम हेनरीज लॉ को एक्सप्लेन करते हैं तो हेनरीज लॉ कहता है कि पी आई इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स आई। यानी हम कह सकते हैं कि राउल्ट लॉ एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ के लिए, क्योंकि दोनों का जो एक्सप्रेशन है वो लगभग एक जैसा है। केवल और केवल दोनों में जो डिफरेंस है वो KH यानी कि हेनरीज कांस्टेंट और P नॉट I यानी प्योर स्टेट में किसी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के जो कांस्टेंट हैं उनके बीच में डिफरेंस है, केवल राउल्ट और हेनरी लॉ के लिए। यानी हेनरीज लॉ और राउल्ट लॉ दोनों एक हो सकते हैं अगर KH की वैल्यू किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ कंडीशन के लिए PI के इक्वल हो जाए। दोनों लॉज एक दूसरे के स्पेशल केस है, दोनों में सिमिलैरिटीज है कि दोनों के दोनों वोलाटाइल सॉल्वेंट्स और वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। जहां हेनरीज लॉ को हम पढ़ते हैं जब किसी गैस को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तब, वहीं राउल्ट लॉ एक्सप्रेशन हम तब लेते हैं जब किसी वोलाटाइल लिक्विड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं, या फिर किसी वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट को हम किसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं। लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस भी है, और वो डिफरेंस है इनके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को लेकर के। पी आई जो की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी कि हमने सॉल्यूट या सॉल्वेंट क्या ले रखा है, उसके वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगी पी नॉट आई की वैल्यू। जबकि KH की वैल्यू एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग हो सकती है, अलग अलग सॉल्यूट सब्सटेंसेस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो फिर से एक बार, हेनरीज लॉ और राउल्ट लॉ दोनों एक दूसरे के स्पेशल केसेस हैं, दोनों का एक्सप्रेशन एक दूसरे के जैसा है, बस दोनों में डिफरेंस केवल और केवल उनके जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स हैं, उनको लेकर के है। जहां राउल्ट लॉ में हम प्योर स्टेट में कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कांस्टेंट के तौर पे लेते हैं, वहीं हेनरीज लॉ में हम KH यानी हेनरीज कांस्टेंट को लेते हैं। जहां P नॉट आई की जो वैल्यू होती है वो कंपोनेंट टू कंपोनेंट डिफर करती है, उसी तरीके से KH की वैल्यू भी गैस टू गैस डिफर करती है, लेकिन P नॉट आई कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, जबकि KH की जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगला जो हमारा सेक्शन होगा वो एप्लीकेशन ऑफ राउल्ट लॉ होगा,
और इसके बेसिस पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या है।